हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और 12 जीनियस कोचिंग में आपका स्वागत है। और जैसा आपको आज का मिला होगा कि जो एसटी डिस्कशन है वो हम लोग उसके लिए आए हैं, और इंग्लिश में जो इस बार की एसटी है उसको डिस्कस करने के लिए जल्दी से फटाफट जल्दी से देखिए अपने स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। मतलब कि 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। मतलब वर्ड तो एक ही है लेकिन उसकी 4 स्पेलिंग्स हैं। मैन्यूवर कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन में तो MANAUVR, ये यू यहाँ पर मिस्टेक है, गलत है। और MANEA नहीं होता है, और यहाँ पर मैन नहीं होगा, MANEOURE, मैन्यूवर कहते हैं। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो आप रणनीति बनाते हैं, जो आप टेक्निक अपनाते हैं, उसे मैन्यूवर कहा जाता है। करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैन्यूवर। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेसफुल। अब जैसे देखिए ग्रेसफुल जो वर्ड है इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेसफुल? ग्रेसफुल का मतलब होता है जो बहुत ही शालीन हो, ठीक है, गंभीरता से भरा हो, उसे ग्रेसफुल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो अगली इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगली का मतलब होता है कुरूप, जो सुंदर ना हो। एलिगेंट शानदार होता है, ठीक है, शानदार। और ग्रेशियस फुर्तीला। तो ग्रेसफुल का जो होगा वो ऑकवर्ड होगा, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भद्दा। जो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे, अक्खर स्वभाव के होते हैं, उनको ग्रेसफुल कहा जाता, सॉरी उनको भद्दा कहते हैं। और इंग्लिश में उसके लिए ऑकवर्ड वर्ड आता है, AWKWARD, ऑकवर्ड मीन्स भद्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। यहाँ पर इंसोलेंट एक शब्द लिखा है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम देखिए, पहले तो वर्ड्स आप देखिए कौन कौन से हैं। एक ऑफेंसिव है, इंटॉलरेंट है, इंडिसेंट है और ऑकवर्ड है। अब देखिए ऑकवर्ड अभी पिछले वाले में किया था। ऑकवर्ड मीन्स होता है देखने में भद्दा, जो अजीब सा लगता है, अक्खर स्वभाव के होते हैं, उनको कहते हैं। इनडिसेंट, ये डिसेंट का एंटोनिम है, यानी जो शालीन नहीं होते हैं, यानी जो संस्कारी नहीं होते हैं, उनके लिए वर्ड डिसेंट यूज करते हैं, तो वो भी आ नहीं आएगा। इनटॉलरेंट, यानी टॉलरेंट के पहले इन लगा हुआ है, इसका मतलब असहनशील। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके। द करेक्ट आंसर इज ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब इंसोलेंट, जो अक्खर स्वभाव के होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफेंसिव। तो इंसोलेंट और ऑफेंसिव ये दोनों आप सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से। Someone who is incapable of being, देखो इसमें क्या करना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कह रहे हैं कि someone who is incapable of being quieted और pacified। देखिए यहां पर क्वाइट का मतलब होता है शांत, और पैसिफाइड का मतलब जिसको शांत कराया जा सके। तो इनकैपेबल यानी वो व्यक्ति जिसको शांत कराना मुश्किल है, यानी जिसको शांत नहीं कराया जा सकता, उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है। देखिए इनएक्सप्लिकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वो होता है जिसको बयान या जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। इनसैरेटेबल, अच्छा इनसैरेटेबल नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन में आपको बताता हूं वो है इम्प्लेकेबल। यहां पर एक वर्ड आया है PLAC, तो प्लैक या यानी कि PSC पैसिफाई था। तो ये वर्ड शांति के लिए होता है, जो आदमी अपना संतुलन बना के रखता है, मेंटल, जिसका अपने मेंटल कंट्रोल होता है, आप उसको कह लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इम्प्लेकेबल। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80। गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी एक ऐसी सरकार जो विभागों के द्वारा चलाई जाती है। तो कह सकते हैं विभाग हो गए तो उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। यानी कि दूसरे तरीके से हो सकता है कि गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स भी लिख करके आता है। यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लिखा है, समटाइम यहाँ पर गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स भी लिखा होगा।
तो ऐसी सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही हिंदी में। ऑटोक्रेसी तानाशाही होती है। हायरार्की का मतलब क्रम में, जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसे हायरार्की कहते हैं। और ओलिगार्की ये जो शक्तिशाली लोगों को, या आप कह दो जो भीड़ द्वारा संगठन चलाया जाता है, वो ओलिगार्की कहलाता है आपका। सही। तो जो 80 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी। 81 देखिए, द किलिंग ऑफ अ रेस। यहाँ पर रेस से मतलब जाति से है। यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए तो उसको मर्डर नहीं कहते हैं, उसे सुसाइड नहीं कहेंगे। सुसाइड तो कोई व्यक्ति खुद करता है, मर्डर किसी एक इंसान का किया जाता है। होमिसाइड नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जीनोसाइड है। जीनोसाइड इज द करेक्ट आंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं नरसंहार। यानी कि एक ही समय में कई सारे लोगों को खड़ा करके एक लाइन से गोली से मार दिया जाए तो उसे मॉब किलिंग भी कहा जाता है। हाँ, तो जीनोसाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फट से। एडियम्स एंड फ्रेज एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो एडियम्स एंड फ्रेज देखना है। पहला है इसमें फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। ठीक, ऑप्शन पढ़िए। फॉर ऑल बिजनेसेस, सभी तरह के बिजनेस के लिए। ऑब्लिक्विक, प्रैक्टिकली, और ऑलमोस्ट परफेक्ट। देखिए फॉर ऑल लिखा हुआ है, इंटेंट्स एंड पर्पसेस, इसका मतलब वो चीज जो व्यवहारिक रूप में सब पे लागू होती हो उसे कहते हैं फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकली। फिर गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, इसका क्या मतलब हुआ? डिड नॉट वांट टू, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो नॉट वाला आंसर नहीं होगा। देखिएगा इसमें रैन अवे, भाग जाना, नहीं ये भी नहीं होगा। टायर्ड, ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड करना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। तो मैंने एक चीज आपको बताई कि ये जो फ्रेज है ये पॉजिटिव सेंस में, तो 3 ऑप्शन आपने देखे, इसमें नॉट लिखा हुआ था, ये रैन अवे ये भाग जाना है, अवॉइड भी बचना भी आप भी जानते हैं वो नेगेटिव माना जाता है। तो अब एक ऑप्शन है जिसका कौन सा? डिड एवरीथिंग पॉसिबल। तो पॉसिबल शब्द आप खुद ही जानते हैं पॉजिटिव मीनिंग रखता है, इसलिए मैंने कहा था कि इसका आंसर वो होगा जिसमें नेगेटिव मीनिंग नहीं हो। तो इसमें नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए फिर इन द रनिंग। इन द रनिंग का मतलब क्या? लव्स टू रन, नहीं ऐसा नहीं होता है। रनिंग फ्रॉम द लॉ, कानून से भागना, नहीं ये नहीं है। फिजिकली फिट, कोई मतलब ही नहीं है। अब इन द रनिंग का मतलब ये हुआ हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन। यानी इन द रनिंग का मतलब वो दौड़ में शामिल है, यानी कोई भी प्रतियोगिता या कोई भी कंपटीशन है उसमें उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन। फाइन, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स करना है इसमें हमको। चलिए करते हैं। लिखा है हाउ डिड यू कम विद, कम टू, कम बाई या कम आ तो वैसे भी नहीं हो। यहाँ पर जो आंसर मैं आपको बताऊंगा वो है हाउ डिड यू कम बाई दिस ईयर बुक। यानी कि आप ये दुर्लभ जो आसानी से किताब नहीं मिलती है वो कैसे आपको हासिल हो गई। कम बाई का मतलब प्राप्त करना। फिर डैश पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेसेस। अब इसमें कौन सा वर्ड सही है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है विदाउट के, सिवाय। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। अब एक्सेस का मतलब होती है पहुंच और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो आप ये देखिए यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत एक्सेस से नहीं हो सकती, किससे होगी? एक्सेप्ट से होगी। एक्सेप्ट पीपल यानी वर्ब के बाद ये देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेस जो होता है बेटा वो नाउन होता है। तो नाउन के बाद फिर नाउन कैसे लिख देंगे आप? नहीं हो पाएगा। ऐसे भी चेक कर लिए और अब पूरा आंसर करिए। एक्सेप्ट पीपल, लोगों को स्वीकार करिए, एज दे आर, जैसे कि वे हैं, एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस, और उनकी जो कमजोरियां हैं उनके साथ आप क्या करिए? सहनशीलता दिखाइए। तो इसमें दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है द टू बॉयज डैश ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस। यहां पर देखिए पहले स्थान की प्राप्ति के लिए दो लड़के आपस में क्या कर रहे थे?
फॉट मीन्स तो लड़ाई झगड़ा होता है, ये नहीं होगा। कंटेंटेड फॉर नहीं, ये इसमें होगा स्ट्रगल्ड, क्योंकि जब आप एक भाई मान लीजिए दो लोग हैं और एक पोजीशन है, तो उसको अगर हासिल करना है तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, तो संघर्ष की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रगल। दिस इज द आंसर। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। जैसा आपको थोड़ा सबसे ज़्यादा पूछा जाने सवाल यही है कि क्वेश्चन आता है और उसमें एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें किस में हो गया देखिए। द टूर ए पार्ट ऑफ द कैंपस बी पार्ट वॉज सो गुड। बताइए भाई, अगर आप आंसर करेंगे तो इसमें द टूर सही लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑफ द कैंपस यानी ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। अब वॉज सो गुड, ये प्रॉब्लम इसमें है, सो की जगह यहां वेरी है, वॉज वेरी गुड। चलो, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है और यहां पर वेरी एडवर्ब का यूज करेंगे जो इसको डिफाइन करेगा। सही है, चलिए 88 का आंसर हो जाएगा सी। 89 ही इज अ सेंट एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो ही इज अ सेंट एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड, प्रॉब्लम इसी में है। ही इज अ सेंट सही है आपका कि वह एक क्या है? संत है। एंड ये जो एज सच लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ये कर रहा है, यहां पर एज नहीं होगा, एंड सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी वो एक संत है और इस अतः या इसलिए मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उसकी जरूर इज्जत की जानी चाहिए। तो यहां पर एज के बाद सच नहीं आएगा। 19th क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है नाइदर द कैप्टन और हिज मैन आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। अब देखिए, नाइदर के बाद कैप्टन जुड़ा है और नॉर के बाद मैन जुड़ा है, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है कि जो पास हुआ सब्जेक्ट होता है नियरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो मैन के हिसाब से आर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक भाई, एक 10 सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी से फटाफट अपनी स्क्रीन पे आपके देखिए एक मैसेज आया होगा, इसको रीड करते हैं, फिर वास के आंसर करते हैं। प्लीज रीड द मैसेज। लिखा है फीवर इन द सीजन ऑफ डेंगू इज सेंडिंग कैलकटन्स scurrying to hospitals for admission, triggering a shortage of beds that has forced some private health care institutes to even postpone planned surgeries. Okay, Apollo Glenis Hospital on the bypass had 504 patients in its care as on Thursday, of whom 70 had been admitted with fever. Bellevue Clinic had 180 patients, 32 of them with dengue. Calcutta Medical Research Institute had 350 patients, 60 of them with fever. The number of people admitted for treatment of fever caused by dengue or any undiagnosed illness has been rising every day across hospital for more than a fortnight. Fortnight का मतलब होता है 15 days का पीरियड, 15 days, 15 दिन का समय, उसे fortnight कहते हैं. There has been heavy pressure on all private hospitals for admission of dengue and cases of unknown fever since the beginning of August. Now it is a surge, said Pradeep Tandon, president of Association of Hospitals of Eastern India. In July, 4 to 5 patients were getting admitted with fever on an average in every hospital. The number has since ballooned, with Calcutta Municipal Corporation apparently in denial about the extent of the dengue outbreak, and the government focused on playing down the threat. Such has been the rush of patients with fever that some hospitals are calling up people to postpone admissions planned in advance, mostly for surgeries. We have told many people to come only when we call them to confirm availability of beds, said an official at Bellevue. Now you have read this passage. आपने इस पैसेज को पढ़ा और पढ़ करके आपको ये लगा कि ये एक आर्टिकल है जिसमें ये पब्लिश किया गया है उस दौरान जबकि डेंगू की फीवर के मरीज बहुत आ रहे थे। तो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिनका पहले से अपॉइंटमेंट था सर्जरी का या कोई और काम का, तो उसको उन्होंने कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया। फाइन, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं।
द गवर्नमेंट्स प्लेइंग डाउन द थ्रेट मीन्स, बताइए। द गवर्नमेंट्स प्लेइंग डाउन द थ्रेट मीन्स इसका मतलब क्या है? रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द डेंजर। यहां देखिए प्लेइंग डाउन द थ्रेट्स, थ्रेट मतलब जो अभिशाप है, जो इतनी बड़ी बीमारी जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द डेंजर, यानी वो जो खतरा है उसको मानने से, पहचानने से रिफ्यूज मतलब इनकार कर रही है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, 91 का ए आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर 92 क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए भाई। द वर्ड बैलून इम्प्लाइज, आप जैसे बैलून सभी जानते हैं, बैलून में जितनी एयर भरेंगे वो उतना ही बढ़ता है, फूलता जाता है। तो यहाँ पर बैलून का मतलब क्या है? इम्प्लाइज का मतलब ये कौन सा अर्थ रखता है? प्लेइंग विद बैलून्स नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज ट्रेमेंडसली और इंक्रीज स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब तो हुआ बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि आप बैलून ने उसमें थोड़ी सी हवा भरे, लेकिन यहाँ पर बैलून है, कहाँ गया वो, ये इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है ट्रीमेंडसली। ट्रीमेंडसली का मतलब जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, संख्या में ज़्यादा हो रहे हैं, और ट्रीमेंडसली का मतलब होता है ज़्यादा संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज ट्रीमेंडसली, यानी सी ऑप्शन टिक कर लिएगा। ठीक भाई, चलिए प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है वैली व्यू क्लिनिक इज द नेम ऑफ अ मेडिसिन शॉप या नर्सिंग होम, अ क्लिनिक विद अ गुड व्यू, अ क्लिनिक विद अ बेल इन इट। बेल से कोई मतलब नहीं, बेल से मेडिसिन शॉप नहीं है, बेल भी नहीं है। अब बचा क्लिनिक विद अ गुड व्यू, उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है। चलिए, द रश इन द हॉस्पिटल्स हैज बीन राइजिंग, मतलब रश मतलब भीड़, हॉस्पिटल में भीड़ एकत्रित हो रही थी या बढ़ रही थी। फॉर मोर देन 1 मंथ, फॉर द लास्ट 4 नाइट्स, फॉर मोर देन 4 years या फॉर मोर देन 15 days। बताइए भाई, फटाफट आंसर करिए कि इसमें जो क्लिनिक में भीड़ बढ़ रही थी वो कब से बढ़ रही थी? मैंने अभी देखिए वहां पर एक लिखा था, जब पैसेज पढ़ रहा था मैंने वहां लिखा था 15 days, और आपके पैसेज में उसको ध्यान दिया था फोर्टनाइट। कहते हैं कि 15 दिन का समय होता है, ये फोर्टनाइट होता है। तो ये आंसर टिक कर लिए, इसीलिए वहां पर फोर्टनाइट को मैंने पहले बता दिया था कि 15 दिन का समय होता है। ठीक, फिर लिखा था रीजन फॉर शॉर्टेज ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल इज, मलेरिया आया ही नहीं है, एडमिशन कर नहीं, इसका क्या मतलब है? शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन नहीं, फीवर। वहां पर डेंगू फीवर की बात की गई थी, जिसकी वजह से मरीज संख्या में ज़्यादा आ रहे थे, और जितने मरीज आ रहे थे उसमें मोर देन 60 to 70% फीवर यानी डेंगू फीवर से ग्रसित थे। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है? अंडरलाइन, और इसमें आपको बताना है इम्प्रूवमेंट। ओके फाइन। वुड यू फील सेफ इफ यू हैव टू वॉक थ्रू अ स्ट्रीट अलोन एट मिडनाइट? यहाँ पर वुड यू फील सेफ इफ यू हैव टू लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वुड का यूज किया गया यानी पास्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर हैव टू लिखा है, प्रॉब्लम इसी में है। तो इसका होगा वुड यू फील सेफ इफ यू हैड टू, यानी सी ऑप्शन टिक कर लिए। यहाँ पर देखिए हैड टू आपको मिल रहा है, यही आंसर है इसका। व्हेन आएगा नहीं और वेयर भी नहीं आएगा। वुड यू फील सेफ इफ यू हैव टू, क्योंकि इफ का मतलब अगर, तो आंसर तो इफ वाला ही होगा, और एक ही है तो फिर ये टिक कर लिए फटाक से। आई वॉज द फर्स्ट हु केम, आई वॉज द फर्स्ट हु केम, इसमें अराइव मीन्स पहुंचना नहीं कर रही, अराइव होगा नहीं क्योंकि यहाँ वॉज लिखा हुआ है, तो ये अराइव प्रेजेंट है, इसमें होगा नहीं। ये सी ऑप्शन टिक कर लिए इसमें, आई वॉज द फर्स्ट टू अराइव। ठीक भाई, चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ही इज नॉट श्योर वेदर शी नोज टू स्विम। आप देखिए यहाँ पर टू स्विम है, इसका एक रूल है क्या कि अगर यहाँ पर नो आ जाए, नो, तो फिर नो के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश होगा, आई नो टू स्पीक इंग्लिश नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए टू स्विम की जगह यहाँ पर आप लिखिए हाउ टू स्विम। सही है, चलिए
99 क्वेश्चन है द वाटर फ्लोज डाउन हिल रैपिडली टेकिंग सम ऑफ द लैंड विद इट। नहीं, ये कह रहे हैं कि पानी का जो तेज बहाव है नीचे की तरफ तेजी से हो रहा है, वो अपने साथ क्या ले जाएगा? सॉइल। सॉइल मतलब होती है मिट्टी, वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा। जमीन नहीं जाती, जमीन अपनी जगह रहती है। लैंड मीन जमीन होती है, ये नहीं जाएगी, यहाँ पर आएगा सॉइल। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ौदा स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग प्रोग्रेसिव इन मेनी फील्ड्स नॉट इन द लास्ट इन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लास्ट इन एजुकेशन, लास्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन आप देखें हैं तो लीस्ट होगा। लीस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। देखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा एक बार एसटी फिर से, और अपने क्वेश्चंस को मिलाइएगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई एसटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।